हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लेक्चर नंबर 12 हम पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टॉप 30 क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं। यदि आप बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, बिहार एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए बहुत शानदार सेशन भी चल रहा है एमसीक्यू का। तो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। तो हमने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको भी पढ़कर आप बिहार एनएम का एग्ज़ाम दे सकती हैं और आपके पूरे नंबर सिलेक्शन होने की 100% गारंटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो पढ़ेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे, इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, स्वास्थ्य उपकेंद्र में रखी जाने वाली औषधियों की सूची कौन तय करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, जिला स्वास्थ्य समिति, WHO या राज्य औषधि समिति? तो कह रहा स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्र में रखी जाने वाली औषधियों की सूची कौन तय करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य औषधि समिति। और WHO का फुल फॉर्म हमारा होता है वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ZATION, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करता है? WHO है। करो स्वास्थ्य उपकेंद्र में रखे जाने वाली औषधियों की सूची कौन तय करता है? राज्य औषधि समिति। नेक्स्ट, करो नवजात शिशु की तात्कालिक श्वास बहाली में कौन सी विधि उपयोगी है? चेस्ट कंप्रेशन या ऑक्सीजन मास्क या बैग एंड मास्क वेंटिलेशन या एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन? तो कह रहा है नवजात शिशु की तात्कालिक श्वास बहाली में कौन सी विधि उपयोगी है? तो हमारा राइट आंसर होगा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। तो नवजात शिशु की जो तत्काल श्वास बहाली के लिए क्या था? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज किया जाता है। तो ऑक्सीजन मास्क किसे दिया जाता है? तो ऑक्सीजन मास्क जिसको क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो क्या होता है सांस लेने में जिसको दिक्कत होती है, उसको क्या कहता है? ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में PCV वैक्सीन किस रोग के विरुद्ध होता है? तो कर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में PCV वैक्सीन किस रोग के विरुद्ध होता है? पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, खसरा। तो कर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में PCV वैक्सीन किस रोग के लिए होता है? तो हमारा जो PCV वैक्सीन होता है निमोनिया के लिए होता है। तो पोलियो के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो हमारा क्या आ जाए? OPV। पोलियो के लिए क्या होता है? OPV होता है। और PCV किसके लिए होता है? निमोनिया के लिए होता है। नेक्स्ट, कर सार्वजनिक स्वास्थ्य में हेल्थ बिलीफ मॉडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य में हेल्थ बिलीफ मॉडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चिकित्सा प्रोटोकॉल, व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण या दवा वितरण या टीका योजना? तो कह रहा नवजात शिशु में सार्वजनिक स्वास्थ्य में हेल्थ बिलीफ मॉडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हेल्थ बिलीफ मॉडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन और संप्रेषण के लिए। नेक्स्ट, कर IMNCI रणनीति में जिंक सप्लीमेंटेशन की भूमिका क्या है? बुखार कम करने में, दस्त की अवधि और तीव्रता कम करने में, टीकाकरण बढ़ाने में या रक्त शुद्धि में? तो कर IMNCI रणनीति में जिंक सप्लीमेंटेशन की भूमिका क्या है? तो IMNCI रणनीति में जिंक सप्लीमेंटेशन की भूमिका क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दस्त की अवधि और तीव्रता कम करने में। तो बढ़ते हैं आगे। कर RCH सेकंड कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः किसे लक्ष्य किया जाता है? बुजुर्ग, किशोर, माताएं और नवजात, कर अगला पुरुष। तो कर RCH सेकंड कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः किसे लक्ष्य किया जाता है? तो RCH सेकंड कार्यक्रम के अंतर्गत किसे लक्ष्य किया जाता है? माताएं और नवजात को क्या है लक्ष्य है? माताओं और नवजात को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना RCH सेकंड कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं आगे। कर जन स्वास्थ्य प्रणाली में रेफरल स्लिप का उद्देश्य क्या है?
भर्ती कराना, वैक्सीन देना, उच्च स्तरीय उपचार हेतु रोगी भेजना या मरीज की छुट्टी करना। तो कह रहा जन स्वास्थ्य प्रणाली में जो हमारा रेफरल स्लिप होता है, रेफरल स्लिप का मतलब होता है क्या, उच्च स्तरीय उपचार हेतु रोगी को भेजना। रेफर मतलब कहते हैं क्या, आपने सुना होगा आम भाषा में, रेफर कर दिया गया, यहाँ दवा कराने का यहाँ से रेफर कर दिया गया। रेफर का मतलब क्या हो रहा, उससे एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र पर गए हैं तो उससे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेगा। तो मतलब क्या है, अपने से उच्च स्तरीय उपचार हेतु रोगी को भेजना। और भर्ती करना तो क्या होगा, कोई मरीज है, बीमार है तो क्या करेंगे, उसे भर्ती कर देंगे। यदि कोई बीमारी है तो उसके लिए क्या है, वैक्सीन दिया जाता है। मरीज की छुट्टी करना, जब मरीज ठीक हो जाता है तो क्या कहते हैं, मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन प्रणाली में आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर ILR का प्रयोग क्यों किया था? दवाएं रखने के लिए, खून संग्रह करने के लिए, या दस्त रोकने हेतु द्रव्य रखने के लिए, या टीकों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखने के लिए। तो क्या रहा है, टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन प्रणाली यानी आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर यानी ILR का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब यहाँ पर सीधे आपको कह रहा है क्या, टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन प्रणाली में आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर का प्रयोग क्यों किया था, तो आपको सीधा पता चलना चाहिए टीकाकरण से संबंधित है। कोल्ड चेन कर रहा है तो कोल्ड मतलब ठंडा, तो क्या करना है, तो टीकाकरण के लिए तो हमारे टीकों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखने के लिए क्या किया था, इसका यूज किया जाता है। कोल्ड चेन प्रणाली में आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर ILR का यूज किसके लिए किया था, टीकों के निर्धारित तापमान को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट, करा विटामिन ए का पहला खुराक कब दिया था? जन्म पर, 6 माह पर, 9 माह पर, या 1 वर्ष पर? तो कह रहा है 9 माह पर क्या था, विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। नेक्स्ट, करा प्राथमिक चिकित्सा में ABCS ऑफ इमरजेंसी में B का अर्थ है बोन सपोर्ट, ब्रीथिंग, बैंडेज, या ब्लीडिंग कंट्रोल। तो कह रहा प्राथमिक चिकित्सा में ABCS ऑफ इमरजेंसी में, ABCS ऑफ इमरजेंसी में B का अर्थ है, तो ABCS ऑफ इमरजेंसी में B का मतलब है ऑप्शन नंबर B, ब्रीथिंग। B का मतलब है ब्रीथिंग। नेक्स्ट, कह रहा संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? वैक्सीन, हाथ धोना, खून की जांच, या व्यायाम? तो कह रहा क्या, संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है हमारा क्या, सबसे प्रभावी उपाय है हमारा हाथ धोना, यानी 11 का ऑप्शन नंबर B। तो क्या वैक्सीन तो क्या है, उसके एंटीडोट के लिए काम करता है, बीमारी फैलने से रोकने के लिए, लेकिन क्या है संक्रमण से बचना है तो क्या है बीमारी के लिए वैक्सीन दिया जाता है। जबकि क्या जो संक्रमण है, माने क्या कोई बीमारी छूने से फैल रही है तो क्या किया, हाथ धो लिया, हाथ साफ सुथरा रहेगा तो क्या होगा, बीमारी फैलेगी नहीं। तो संक्रमण को रोकने के लिए हाथ धोना जरूरी है। खून जांच, खून जांच से कोई संबंध ही नहीं है संक्रमण का, व्यायाम से कोई संबंध ही नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। करे RNTCP अब किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण योजना, या RCH 3, या स्वास्थ्य भारत मिशन? तो कह रहा है RNTCP अब किस नाम से जाना जाता है? तो R से राष्ट्रीय, L से नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। तो कह रहा है कि RNTCP राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो हमारा RNTCP का फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा आशाओं को कितने घरों के लिए नामित किया जाता है? औसतन 200, 500, 1000, 1500। तो आशाओं को, जो आशाएं हैं उनको कितने घरों के लिए नामित किया जाता है? तो हमारा 1000 घरों के लिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आज भी मिलेंगे। हमने 6000 प्लस क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला। करा 6 क्लीन प्रैक्टिसेस नवजात स्वास्थ्य में किससे संबंधित है? स्तनपान, प्रसव के समय स्वच्छता, टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण। करा 6 क्लीन्स मतलब 6 सफाई के प्रैक्टिस मतलब जो अभ्यास हैं वह नवजात स्वास्थ्य में किससे संबंधित हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा प्रसव के समय स्वच्छता। नेक्स्ट,
कह रहा खसरा का टीका किस सप्ताह में दिया जाता है? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 9 माह, 1 वर्ष। तो खसरा का टीका किस सप्ताह में दिया जाता है? तो खसरा टीका किस सप्ताह में दिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 माह। तो बढ़ते हैं आगे। कर टीकाकरण चार्ट में एमआर वैक्सीन कब दी जाती है? 6 माह, 9 माह, 16 से 24 माह या दोनों, बी और सी। तो कह रहा है जो हमारा क्या टीकाकरण चार्ट में जो एमआर वैक्सीन होती है कब दी जाती है? 6 माह पर दी जाती है और 9 माह पर। यानी हमारा टीकाकरण चार्ट में क्या एमआर वैक्सीन कब दी जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। यानी 9 माह पर और 16 से 24 माह पर। 9 माह पर और 16 से 24 माह पर क्या होता है? एमआर वैक्सीन दी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948, 1962, 1978 या 1983। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस वर्ष घोषित की गई थी? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस वर्ष घोषित की गई थी? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1978 में। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, व्यवहार में बदलाव लाना, दवा देना या बीमारी रोकना। तो जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि क्या करना? व्यवहार में बदलाव लाना। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अस्वस्थ है तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा में यही सब चीजें बताई जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम ICDS के अंतर्गत कौन से लाभ नहीं मिलते हैं? पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, छात्रवृत्ति। तो कह रहा है जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है ICDS के अंतर्गत कौन से लाभ नहीं मिलते हैं? पूरक पोषण ये तो मिलेगा ही, फिर स्वास्थ्य जांच ये भी मिलेगा, टीकाकरण भी होगा, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जो हमारा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है इसमें कहाँ छात्रवृत्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, नेक्स्ट, करा जननी सुरक्षा योजना JSY की पात्रता में कौन सा मापदंड प्रमुख है? तो जननी सुरक्षा योजना में J से जननी, S से सुरक्षा, Y से योजना के लिए पात्रता में कौन सा मापदंड चाहिए? निजी अस्पताल में प्रसव या शहरी क्षेत्र की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे या पुरुष नवजात। तो कह रहा जननी सुरक्षा योजना JSY की पात्रता में कौन सा मापदंड प्रमुख है? तो जननी सुरक्षा योजना की पात्रता में कौन सा मापदंड प्रमुख है? तो और ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे। तो बढ़ते हैं आगे। कर किस रोग को भारत में पहले राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलित घोषित किया गया था? पोलियो, हैजा, मलेरिया, चेचक। तो कह रहा है किस रोग को भारत में पहले राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलित घोषित किया गया था? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO किस स्तर पर कार्य करता है? PHC, SSC, HWC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या टर्टियरी हॉस्पिटल। तो कह रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO किस स्तर पर कार्य करता है? तो हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHC और HWC स्तर पर कार्य करता है। तो यानी 22 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई थी? 2002, 2005, 2007, 2010। तो कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट, कह रहा नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कौन सा रोग नहीं आता है? मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग, फाइलेरिया। तो कह रहा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कौन सा रोग नहीं आता है? तो हमारा जो TB है यह नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत यह नहीं आता है। नेक्स्ट, बच्चों को मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, लेकिन TB क्या था इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, कह रहा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सी रंगीन थैली में संक्रामक कचरा डाला जाता है? मतलब बायोलॉजिकल मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नीली में, लाल में, काली में, पीली में। तो जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा रंग की थैली का यूज किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा पीली थैली का। बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट क्या किया जाता है? पीली थैली में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा
जहाँ पीली थैली दिखे वहाँ बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट किया गया है, मतलब वही वाला कचरा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1982, 1990, 2000, 2005। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1982 में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ANC चेकअप के दौरान कौन सी जांच अनिवार्य मानी जाती है? HCG, यूरिन, एल्ब्यूमिन, MRI, स्पुटम। तो ANC चेकअप के दौरान ANC चेकअप के दौरान कौन सी जांच अनिवार्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरिन एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट, 28 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस राज्य में शुरू हुआ? तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल। तो भारत में सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस राज्य में शुरू हुआ? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस राज्य में शुरू हुआ था? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। PPIUCD किस समय डाली जाती है? प्रसव के 6 सप्ताह बाद, डिलीवरी के 48 घंटे के भीतर, प्रसव के 6 माह बाद, मानसिक धर्म के समय। तो PPIUCD किस समय डाली जाती है? PPIUCD किस समय डाली जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिलीवरी के 48 घंटे के भीतर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी प्राथमिक चिकित्सा स्थिति में लंबे समय तक रक्तस्राव के लिए पहला कदम क्या है? स्थान परिवर्तन, टेटनस इंजेक्शन, या दबाव डालना, या टूर्निकेट लगाना। तो किसी प्राथमिक चिकित्सा स्थिति में लंबे समय तक रक्तस्राव के लिए पहला कदम क्या है? तो हमारा 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, दबाव डालना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं और 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। और कोई लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके वहां से जान सकते हैं कि कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी इस समय आई है। हर वीडियो आपको टाइम से मिलेगा। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। कोई भी फॉर्म आ रहा है भरने में दिक्कत हो रही उसको कमेंट कीजिए, उसको भी आपको अच्छे से भराया जाएगा। तो आइए इसके लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।